अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार। अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत हम सैनिक सुधारों की बात करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में हम प्रशासनिक विनियमन की बात करते हैं, सैनिक सुधार की बात करते हैं, मिलिट्री रिफॉर्म्स, राजस्व सुधार की बात करते हैं, रेवेन्यू रिफॉर्म्स, बाजार व्यवस्था की बात करते हैं जिसको आर्थिक विनियमन भी कहते हैं, मार्केट सिस्टम, इकोनॉमिक रेगुलेशन, ये हम काम करते हैं। अगर इसको हम 1, 2, 3 और 4 नंबर दे दें तो जब भी आपके एग्ज़ाम में अलाउद्दीन की प्रशासनिक सुधार आता है तो इसमें आप 1 + 2 + 3 + 4 चारों को लिखते हैं। आज की क्लास में हम सैनिक सुधार की बात करेंगे, मिलिट्री रिफॉर्म्स की बात करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप आईएएस में जाते हैं, पीसीएस एग्ज़ाम देते हैं, सभी जगह ये पूछा जाता है। आप प्रीलिम्स देते हैं वहाँ भी आता है, आप मेंस में हैं तो वहाँ भी क्वेश्चन आता है, स्टेट पीसीएस में तो बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। सैनिक सुधार पर भी और सारे प्रशासनिक सुधारों पर प्रश्न आता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन के सैनिक सुधार। अलाउद्दीन के सैनिक सुधार में हम क्या बात करने वाले हैं, इसमें हम सबसे पहले इस बात की चर्चा करेंगे कि अलाउद्दीन को सैनिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता क्यों, यानी ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी, या आप ऐसा कह सकते हैं ऐसे क्या कारण रहे हैं अलाउद्दीन के सामने कि उसे एक मजबूत सैन्य संगठन की आवश्यकता पड़ी और उसके लिए उसने सैनिक सुधार किए। इसके बाद हम लोग इस पर अध्ययन करेंगे कि अलाउद्दीन ने कौन कौन से सुधार किए, क्या रिफॉर्म्स उसने किया, इसकी बात हम करेंगे। और उसके बाद हम एक निष्कर्ष निकालेंगे, आप इसको मूल्यांकन कह सकते हैं कि अलाउद्दीन ने जो ये काम किए, जो ये सैनिक सुधार किए, उसके क्या रिजल्ट थे, क्या फल हुए, तो आप मूल्यांकन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि अलाउद्दीन को सैनिक सुधारों की आवश्यकता क्यों हुई। इसमें पहली बात, जैसे पहले आप देख चुके हैं कि जो अलाउद्दीन ने प्रशासनिक विनियमन जारी किया है उसकी आवश्यकता क्यों थी। उसकी आवश्यकता थी सल्तनत में विद्रोहों की समस्या, और विद्रोहों की समस्या के समाधान के लिए अलाउद्दीन ने 4 अध्यादेश जारी किए थे। ये बात आप जान चुके हैं। जिन छात्रों ने प्रशासनिक विनियमन की क्लास नहीं सुनी है या यूट्यूब पर नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पर जाएंगे और पहले इसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आप ये जो विद्रोह की समस्या है, इसके कारण अलाउद्दीन को एक मजबूत सेना की आवश्यकता हुई और इसलिए वह सैनिक सुधार करता है। अगर प्रशासनिक अध्यादेशों को लागू करना है तो एक मजबूत संगठन का होना आवश्यक है, एक मजबूत प्रशासन का होना आवश्यक है, मजबूत सेना का होना आवश्यक है। दूसरी बात जो आपको समझनी है वो आप अलाउद्दीन के राजत्व विचार से समझेंगे। राजत्व विचार का मतलब है किंगशिप थ्योरी। किंगशिप थ्योरी में आपको ये अध्ययन करना होता है कि कोई सुल्तान है, कोई राजा है, उसका राजा के पद के प्रति क्या विचार है, कर्तव्यों के बारे में कैसे सोचता है वो। तो यहाँ पर अलाउद्दीन के राजत्व विचार में आप 2 बातों पर विशेष ध्यान देंगे। पहली बात तो ये है, अलाउद्दीन के राजत्व विचारों का एक प्रमुख तत्व है निरंकुशता। जैसा आपने पहले अध्ययन किया होगा, बलबन के समय में ये परंपरा शुरू होती है। ये निरंकुशता की परंपरा
बलबन के समय में शुरू होती है। वन एग्जाम्स में ये आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में निरंकुशता की परंपरा किसके समय में शुरू हुई, तो आपका उत्तर होता है बलबन। और ये जो निरंकुशता की परंपरा है अपने चरम पर आ जाती है अलाउद्दीन खिलजी के समय में। इसका तात्पर्य क्या है? अलाउद्दीन का ऐसा मानना है कि जो सुल्तान है उस पर किसी का अंकुश नहीं है, ना तो उलेमा वर्ग का जो धार्मिक वर्ग है, ना प्रशासनिक वर्ग सामंत वर्ग का है, और ना ही आम जनता का है। सुल्तान पर किसी का नियंत्रण है ही नहीं, ऐसा उसका मानना है। और यहाँ तक कि वह यह भी मानता है, जैसे आपने बलबन में देखा होगा, कि बलबन का जो राजत्व है वो अर्धदैवी है। कैसा है? अर्धदैवी है। बलबन अपने को नियामत खुदाई कहता है। बलबन अपने को जिल्ले इलाही कहता है। नियामत खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि, जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया। अलाउद्दीन खिलजी इस प्रकार की कोई बात नहीं कहता। वह अपनी राजत्व के लिए, अपने सुल्तान के पद के लिए, शासक के पद के लिए दैवी शक्तियों का भी सहारा नहीं लेता, सामंतों पर का कोई सहारा नहीं लेता, उलेमा वर्ग का कोई सहारा नहीं लेता, आम जनता का कोई सहारा नहीं लेता। और इस प्रकार से वह निरंकुशता का दृष्टिकोण अपनाता है। अब इस प्रकार के दृष्टिकोण के लिए एक मजबूत प्रशासन चाहिए, एक अच्छी सेना चाहिए, मजबूत सेना चाहिए, और इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक सुधार किए। दूसरा एक तत्व है उसके राजत्व में, वो है साम्राज्यवाद। अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्यवादी दृष्टिकोण है। अमीर खुसरो चर्चा करता है कि अलाउद्दीन कैसे साम्राज्यवाद के बारे में सोचता है। वो कहता है कि जो सुल्तान का पद है वह साम्राज्यवाद से जुड़ा हुआ है। सुल्तान का कर्तव्य है युद्ध और युद्ध। मध्यकाल की परिस्थितियां हैं, संघर्ष आपस में हो रहा है। अगर कोई भी सुल्तान शांति से बैठ जाएगा तो दूसरा सुल्तान, दूसरा राजा उस पर कब्जा कर लेगा। इसलिए युद्ध करना है, विजय करना है, वहाँ पर अपने शासन व्यवस्था की स्थापना करना है, फिर युद्ध करना है, फिर विजय करना है। तो इस प्रकार के दृष्टिकोण के लिए एक अच्छी सेना की आवश्यकता थी, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसलिए भी सैनिक सुधार किया। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी सैनिक सुधार करता है और साम्राज्यवादी नीति अपनाता है। साम्राज्यवाद के प्रति वह मौलिक दृष्टिकोण अपनाता है, वह आमूलचूल बदलाव लाता है पहले की व्यवस्था में। आपने अध्ययन किया होगा कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जो विंध्य पर्वत को पार करता है। देवगिरी का अभियान करता है, होशल अभियान करता है, द्वार समुद्र अभियान करता है, वारंगल अभियान करता है, और वहाँ अपने प्रभुत्व की स्थापना करता है। तो इस प्रकार से अपने साम्राज्यवाद के दृष्टिकोण को मजबूत बनाने के लिए वह सैनिक सुधार करता है। तीसरी बात, उस समय मंगोल समस्या विद्यमान है। दिल्ली सल्तनत में लगातार मंगोलों के आक्रमण हो रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी इनके प्रति एक सक्रिय नीति अपनाता है। अब मंगोलों से सल्तनत की रक्षा करना है तो एक सेना चाहिए, एक मजबूत सैन्य संगठन चाहिए, और इसलिए भी वह सैनिक सुधार करता है। तो अभी तक हमने ये चर्चा किया है कि अलाउद्दीन ने जो सैनिक सुधार किया है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अब हम लोग ये बात करेंगे कि जो उसने सुधार किया है वो क्या क्या है। तो आगे हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे। जो सैनिक सुधार करता है अलाउद्दीन, उनको हम लोग जानते हैं। जैसे पहला सैनिक सुधार वो करता है, स्थायी सेना की स्थापना करता है। एक महत्वपूर्ण प्रकार का सुधार, और ऐसा दृष्टिकोण वह पहली बार दिल्ली सल्तनत में लेकर आता है। इसके पहले भी बलबन एक सैन्य विभाग बनाता है, केंद्रीय सैन्य विभाग बनाता है,
जिसको आप दीवाने अर्ज कहते हैं, और इसका जो प्रमुख है वो आरिज ममालिक कहलाता है। क्या कहलाता है? आरिज ए ममालिक। आपने ये भी पढ़ा होगा कि दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश जो कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, इसने पहली बार शाही सेना का निर्माण किया था। तो शाही सेना पहले से है, सैन्य विभाग पहले से है, अलाउद्दीन खिलजी उसको और आगे बढ़ाता है। एक स्थायी सेना की संकल्पना लेकर वो सामने आता है और उसके तहत एक बड़ी संख्या में वह सैनिक रखता है, उनको अपना नगद वेतन देता है और ये सैनिक संकट के समय में तत्परता से कार्य करने में सक्षम होते हैं और इससे सैन्य तंत्र बहुत मजबूत हो जाता है। दूसरी बात जो वह नगद वेतन देता है। एक महत्वपूर्ण प्रकार का जो सुधार है वो है जो सैलरी है वो कैश में देता है। पहले कैसे था कि जो भी इक्तेदार है, जो भी सामंत है, उनको वो इक्ताओं के माध्यम से, राजस्व के माध्यम से, जैसे जो बिचौलिया वर्ग है वो राजस्व वसूलता है, अपने खर्चे निकालता है और शेष भाग वो राजकोष में जमा करता है। इस तरह से वह अपना वेतन लेता है। इसमें वह तमाम प्रकार से करप्शन करता है, भ्रष्टाचार करता है और जब वो बहुत शक्तिशाली हो जाते थे तो अपने सैनिक भी भर्ती करने लगते थे, जिससे विद्रोहों की समस्या पैदा हो जाती थी। तो इन समस्याओं का भी निदान हुआ और एक मजबूत सेना का भी गठन हुआ। जैसे थोड़ा सा फैक्ट है, आप देख लेंगे, अगर एक घुड़सवार है उसको यक अस्पा कहते हैं, उसको 234 टंका वेतन मिलता है। अगर 2 अस्पा है यानी एक घुड़सवार अलग से है तो उसमें 78 टंका और जुड़ जाता है। तो यहाँ पर ये वेतन प्राप्त हो रहा है सैनिकों को। यद्यप उस समय के हिसाब से यह वेतन कम था, लेकिन शेष जो सारे खर्चे हैं, खाने पीने का खर्चा है, रसद का खर्चा है, जो शस्त्रों का खर्चा है, वो सारा का सारा राजकोष देता है, यानी सुल्तान उसको उस दायित्व को निभाता है। तो नगद वेतन है। तीसरा जो सुधार करता है वह एक प्रथा लेकर आता है, दाग प्रथा लेकर आता है और एक हुलिया प्रथा लेकर आता है। हुलिया। अब दाग प्रथा क्या है? जैसे घोड़े जो हैं उन पर एक शाही दाग, शाही मोहर लगा दी जाती है। यानी पहले क्या था, युद्ध के समय में जो इक्तेदार हैं निम्न कोट के घोड़े लेकर आ जाते हैं, उनकी क्षमता कम है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकना इसका उद्देश्य था, जिससे सैन्य संगठन वो मजबूत बना रहे। इसके अलावा हर एक सैनिक का हुलिया, हुलिया का मतलब है विवरण रखना, हर सैनिक का विवरण रखा जाता था कि आप प्रशिक्षित सैनिक ही रखें। ऐसा ना हो कि युद्ध के समय में आपने आम आदमियों को सैनिक के रूप में खड़ा कर दिया जिनके पास कोई सैन्य क्षमता नहीं है। तो इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उसने दाग और हुलिया प्रथा शुरू की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है अलग से भी। अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और हुलिया प्रथा शुरू की, इस पर वनडे एग्जाम्स पे अनेक प्रश्न बनते हैं। तो इस तरह से देखा आपने कि सैनिक सुधार में अलाउद्दीन ने स्थायी सेना का गठन किया, नकद वेतन उसने दिया और दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत की। अब हम लोग ये बात जान चुके हैं कि सैनिक सुधारों की आवश्यकता क्यों हुई, सुधार कौन कौन से हैं। अब हम इसके मूल्यांकन की बात करेंगे। मूल्यांकन कैसे करते हैं? मूल्यांकन जो भी हमारे उद्देश्य हैं, जो भी सुधार हो रहा है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो प्रशासनिक हमने नीतियां बनाई हैं, उनका मूल्यांकन कैसे करेंगे हम? जो हमारे उद्देश्य हैं, क्या वे उद्देश्य पूरे हुए? अगर पूरे हुए तो हमें सफलता प्राप्त हुई, यानी जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारे सुधार हैं, वो सफल हैं, कारगर हैं। अगर नहीं हैं तो सीमाएं हैं। यहाँ पर हम देखें कि सुधारों का
जो भी उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था कि जो विद्रोह की समस्या है उसका दमन करना, वो हुआ। क्या उद्देश्य है, निरंकुशता के दृष्टिकोण को अपनाना, ऐसा संभव हो पाया। साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, वह भी पूरा हुआ। सारे सैनिक अभियान सफलता से किए अलाउद्दीन ने। मंगोल समस्या का निदान, वह भी हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि वह अपने उद्देश्यों में पूर्ण रूप से सफल रहा। अब जैसे आपके मेंस एग्जाम में आप आईएएस का एग्जाम देते हैं या कोई भी पीसीएस का एग्जाम देते हैं, मान लेते हैं आप स्टेट पीसीएस में जाते हैं, आप यूपी देते हैं, आप बिहार देते हैं, आप राजस्थान में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहां पर अक्सर सामान्य रूप से आपको ये प्रश्न मिलेगा, अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार। कभी प्रशासनिक विनियमन पूछ लेते हैं, कभी बाजार व्यवस्था पर प्रश्न आ जाता है, कभी आर्थिक विनियमन के बारे में पूछते हैं, कभी राजस्व सुधार पूछते हैं, और कभी कभी एज ए होल प्रशासनिक सुधारों के बारे में पूछ लेते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर हम सैनिक सुधार के बारे में प्रश्न आता है। आईएएस के एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है, शब्दों का हेरफेर होता है, और आप विषय का ज्ञान रहता है तो जैसे शब्द पूछे गए हैं उन शब्दों के अनुसार आप आंसर को फॉर्मेट कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आप किसी एग्जाम में गए, अलाउद्दीन के सैनिक सुधारों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। हमने पहले स्पष्ट किया है, जब भी हम आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं तो उसमें दोनों बातें होती हैं, सकारात्मक बातें भी होती हैं, नकारात्मक बातें भी होती हैं। अब यहां पर हम देखेंगे कैसे आंसर को फॉर्मेट करेंगे। आंसर को कैसे फॉर्मेट करेंगे, वैज्ञानिक विधि से हमें आंसर फॉर्मेटिंग करना होता है। जब भी कोई हमें टॉपिक तैयार करना होता है तो जितने प्रश्न संभावित होते हैं या विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी फॉर्मेटिंग हम कर लेते हैं, और फॉर्मेटिंग के बाद ही हम आंसर राइटिंग करते हैं। आप एग्ज़ाम देने गए, आपको प्रश्न मिला तो सीधे सीधे आंसर नहीं लिखना है। आपको कितने शब्दों में पूछा गया है, किन शब्दों के साथ पूछा गया है, उसके आधार पर एक उत्तर प्रारूप बनाएंगे। 1 से 2 मिनट आप समय देंगे और उसके बाद अपना आप लेखन शुरू करेंगे। अब जैसे सैनिक सुधार करना है, बहुत सामान्य सा प्रश्न है, इसका एक भूमिका बना लिया हमने, और भूमिका ये हमारी विषय केंद्रित होगी। कैसी होगी, विषय केंद्रित होगी। विषय केंद्रित का मतलब होता है टू द पॉइंट लेखन। जो विषय हमारा पूछा गया है उसी पर हमको केंद्रित रहना है। बीए एमए में जैसे आप संकल्पना लेते हैं कि पूछा कुछ गया है, शुरू आप कहीं से कर रहे हैं, ऐसा आप यहाँ नहीं करेंगे। ऐसा कोई स्कोप यहाँ आपको नहीं प्राप्त होगा। सीमित शब्द होंगे, सीमित समय होगा, आपको टू द पॉइंट आपको लिखना होगा। सरल शब्दों में, सहज शब्दों में आपको अपना उत्तर लिखना होगा। अब जैसे यहाँ विषय केंद्रित है, हमारा विषय क्या है, हमारा विषय है अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार। हमारा विषय क्या है, अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत सैनिक सुधार। अब यहाँ पर आप भूमिका में बता सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी, जो प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत सैनिक सुधार करता है। ऐसा करने वाला वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। आप इस तरह की बात से या ऐसा कुछ और आप लिख करके अपनी शुरुआत कर सकते हैं विषय केंद्रित। इसके बाद आप बताएंगे कि जो भी ये सैनिक सुधार हुए हैं इसकी आवश्यकता क्यों, आवश्यकता क्यों, यानी आप कारणों की चर्चा करेंगे। जैसे हमने कहा, आपको उत्तर वैज्ञानिक ढंग से लिखना होता है। वैज्ञानिकता का अर्थ क्या है कि आपके उत्तर में क्रमबद्धता होना चाहिए, आपके उत्तर में एक संगठन होना चाहिए, आपके उत्तर में एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ जुड़ा होना चाहिए, आपके उत्तर में एक लाइन से दूसरी लाइन जुड़ी होनी चाहिए। जैसे बीए एमए में क्या होता है कि हम लोग जैसे कोई उत्तर लिखना शुरू किया, एमए में जैसे हमारा अपना अनुभव है, तो एमए में जैसे उत्तर लिखना शुरू किया
अब विद्यार्थी ने एक पैराग्राफ लिखा, दूसरा पैराग्राफ लिखा, तब तक याद आया कि भाई ये बात तो मैं भूल ही गया था, फिर नई बात उसने लिख दी। उसने देखा 3 पन्ने हुए हैं, 4 पन्ने में हमको लिखना है, तो फिर कोई बात नई बात उठा के उसने जोड़ दी। ऐसा आप यहाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। पहले से आप बिल्कुल आंसर फॉर्मेटिंग आपके पास होनी चाहिए वैज्ञानिक ढंग से, यानी एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ जुड़ना है। अब यहाँ पर हम सैनिक सुधार को यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन आप खुद सोचिए कि सैनिक सुधार हमें पहले बताना चाहिए कि सैनिक सुधारों की आवश्यकता क्यों है, ये पहले बताना चाहिए। तर्क बुद्धि से ये कहता है कि पहले हमें कारणों की चर्चा करनी है, उसके बाद ही हम सुधारों की चर्चा करेंगे, उसके बाद ही हम निष्कर्ष निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कारणों की चर्चा करने के बाद हम लोग सुधारों की बात करेंगे। अब कारण में हमने पहले ही आपको बताया है, ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी कि कैसे विद्रोहों की समस्या का समाधान करने के लिए सैन्य संगठन मजबूत होना चाहिए, सैनिक सुधार की आवश्यकता है, कैसे निरंकुशता के दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए सेना की आवश्यकता है, कैसे साम्राज्यवाद के लिए सैनिक आवश्यकता है, कैसे मंगोल समस्या के समाधान के लिए। उसके बाद हम सुधारों में इन बातों को लिखेंगे। हम स्थायी सेना की बात करेंगे, नगद वेतन की बात करेंगे, दाग और हुलिया प्रथा की बात करेंगे। अंत में हम मूल्यांकन करेंगे। और मूल्यांकन में आप आलोचनात्मक है तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की बात आप कह सकते हैं। नकारात्मक में आप इस तरह की बात कह सकते हैं कि जो वेतन है बहुत सीमित है। उस समय के जो इतिहासकारों ने जो चर्चा किया है, वेतन कम है, लेकिन अलाउद्दीन ने इसकी भरपाई भी की थी। सैनिकों की सुविधा के लिए उन्होंने मूल्यों को निश्चित कर दिया। दूसरी बात यह है कि सैनिक सुधार के क्रम में वह तमाम प्रकार की जो सुविधाएं मिली हैं सामंतों को, इक्तेदारों को, उनको समाप्त कर देता, उनके कष्ट बढ़ जाते हैं। इस प्रकार की बात की चर्चा कर सकते हैं। लेकिन सकारात्मक में मूल्यांकन में जो निष्कर्ष निकालेंगे वो कुछ पॉजिटिव वे में ज़्यादा है, सकारात्मक रूप में ज़्यादा है। जैसे जो भी उद्देश्य हैं वह पूरे हो जाते हैं, यानी विद्रोहों की समस्या का समाधान हो जाता है, आप नीचे लिखेंगे, यानी मंगोल समस्या का समाधान हो जाता है और वह साम्राज्य, बड़े साम्राज्य की स्थापना भी कर पाता है। तो आप अंत में ये कह सकते हैं कि अलाउद्दीन के सैनिक सुधारों का जो उद्देश्य है वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सफल रहा, उसके सैनिक सुधार पूर्ण रूप से प्रभावी थे।